अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो पिछले 3 दिनों में मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हैं, उसमें ISPR के मुताबिक 35 जो दहशत गर्द हैं उनको मारा गया है। ये 2 मुख्तलिफ इलाकों में वाक़यात हुए हैं। एक जो ये इनकाउंटर हुआ है बाजौड़ में, जिसमें कम अज़ कम जो 22 दहशत गर्द मारे गए हैं, और उसके अलावा दूसरा जो वाक़या हुआ है वो साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ है, जिसमें 13 मज़ीद जो दहशत गर्द हैं वो मारे गए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ, 12 जो फ़ौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस तनाजुर में आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके साथ फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बन्नू का दौरा किया। वहाँ पर उनको सिक्योरिटी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई, और जो हाईलाइट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि हमने अफगान तालिबान के ऊपर वाज़े किया है कि वो इंतखाब करें, या तो ख्वारिज के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं। अब ये जो शहबाज उनका बयान है, इससे पहले भी पाकिस्तान कई मरतबा इस तरह के पैगामात अफगान तालिबान की हुकूमत को पहुंचा चुका है कि आपने इंतखाब करना है कि आप TTP के साथ हैं या फिर आप पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और आज इस पैगाम को एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर ने दोहराया है। दिस मीन्स के जो भी हमारी कोशिशें अभी तक हैं उस तरीके से कारगर साबित नहीं हो रही, और ये भी जो वाक़यात है, पाकिस्तान का कहना है कि इनके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिले हैं। कामरान, इस पे यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान ने पहले बात की थी अफगान तालिबान के साथ, उसके बाद हम खुद इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि अफगान तालिबान की तरफ से कोऑपरेशन भी हुआ। कुछ लोगों को वहाँ से या तो उनको उन जगहों से पीछे हटाया गया, या उनको निकाला गया वहाँ से, या उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई। तो ये जो अभी 2-3 वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता चंद दिनों में, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की भी शहादतें हुई हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्द भी मारे गए हैं, तो ये जो वाक़यात हैं, क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? इसके बावजूद है कि अफगान तालिबान जो है, उनकी जो हुकूमत है वो कुछ ना कुछ कर रही है, उसके बावजूद हो रहा है, या उनकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं हो रहा है इस केस के अंदर? देखिए, आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं है। जब बातचीत हो रही थी तो उसमें कुछ एक ब्रेक जरूर आया था कि इस तरह के जो बड़े वाक़यात हैं वो नहीं हो रहे थे, लेकिन एक दफ़ा से फिर दोबारा से इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपको पता है कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था। पहले तो टेक्निकल वजूहात की वजह से वो दौरा नहीं हुआ, और कहा यही गया था कि वो बहुत जल्द दौरा रीशेड्यूल होगा, लेकिन अभी तक वो दौरा रीशेड्यूल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पाकिस्तान को बताया भी गया था अफगान तालिबान की तरफ से, और कुछ इकदाम लिए भी थे जो पाकिस्तान ने वेरीफाई भी किए थे कि TTP के साथ जो अफगान शहरी हैं, हमने देखा कि इंक्रीजिंगली वो भी शामिल हो रहे थे। तो वो लोग जो फैसिलिटेट करते थे अफगान शहरियों को कि आप TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन दोबारा से ये लहर आई है, और इसमें जो ISPR की जो स्टेटमेंट है उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बिल्कुल इररिफ्यूटेबल ये एविडेंस मौजूद है कि इसमें जो अफगान शहरी हैं उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है मौजूद है। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अगर वक्ती तौर पर जो इक़दाम अफगान तालिबान की हुकूमत ने किए थे, तो इसका मतलब है कि वो इक़दाम कारगर साबित नहीं हुए, और इसी वजह से इस बात पर जोर दिया गया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि अफगान तालिबान इन तमाम ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। तो लगता ही है कि एक दफ़ा फिर चीज़ें जो हैं, अगर आप आज के जो वाक़यात हुए उसकी अगर तफसीलात दोबारा एक दफ़ा नरेट कर दें, क्योंकि 2-3 दिन से ये वाक़यात हो रहे हैं, और इसमें क्या इसके साथ ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि शदीद तरीन सैलाब की जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान उस फेज से गुजर रहा है। हमारी जो तमाम गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो फोर्सेज हैं, उसकी जो एनर्जीज हैं वो लगी हुई हैं सैलाब के इशू के ऊपर, लोगों को बचाने में। तो क्या ये वाक़यात इसलिए बढ़ रहे हैं कि हुकूमत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तवज्जो है वो शायद उतनी ना हो सिक्योरिटी की तरफ जितनी बाकी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरफ, क्योंकि इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है रिलीफ एंड रेस्क्यू में? ये फैक्टर है, या ये नॉर्मल जिस तरह का वाक़या होता है उसी तरीके से? मेरा नहीं ख्याल कि जो बिल्कुल सैलाब की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट तो हो रहे हैं, बट मेरा नहीं ख्याल
कि जो ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा, बाजौड़ और ये साउथ वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, वहाँ से किसी भी तरह की कोई कंप्लेसेंसी है, क्योंकि जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 22 दहशतगर्द मारे गए हैं, ये बाजौड़ में हुआ। और बाजौड़ में पिछले कई तकरीबन 2 महीने से वहाँ पर पहले एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा था। कहा यह जा रहा था कोई 1000 से 1200 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। जो आर्मी है ऑपरेशन करना चाहती थी, फिर जो मकामी लोग थे उनकी तरफ से ये थोड़ी सी मुखालफत भी थी। वो कहते थे क्योंकि अगर ये इस लेवल पे ऑपरेशन होगा तो एक दफ़ा फिर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उन्होंने जो मकामी तरीका है जिरगे को इस्तेमाल करके पहले कोशिश की कि किसी तरीके से जो भी ये TTP के दहशतगर्द हैं इनको कहा जाए कि ये अफगानिस्तान वापस चले जाएं या कम से कम शहरी आबादियों से निकल जाएं, क्योंकि कोलैटरल डैमेज होता है। तो यहाँ पर इशू तो कई अरसे से अनफोल्ड हो रहा था और वो जो भी एफर्ट्स थी जिरगा की वो कामयाब नहीं हुई। और फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किया गया, वहाँ पे कर्फ्यू भी रहा। तो ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है और एक दम से उसके अंदर अब आपको एक स्पाइक देखने को इसके अंदर एक और भी फैक्टर है कामरान के, एक सियासी जमात की तरफ से ऑपरेशन की मुखालफत की जाती रही है और इनका एक व्यू रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो मुज़ाकरात के जरिए जो मामला है उनको हल करने की कोशिश की बात करते हैं। आज से नहीं, जब से PTI की ये गवर्नमेंट की तरफ से उनका ये मौक़िफ़ था, जिसका पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। जो टेररिस्ट थे वो दोबारा पाकिस्तान आए, आबाद हुई और फिर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। तो ये जो हमारे विदिन द सिस्टम, विदिन द पॉलिटिकल सिस्टम एक डिवाइड है इस वक्त, जो कि एक विजिबली नज़र आ रही है। क्या इसकी वजह से इन दहशतगर्दों को कोई सिंपैथी मिलती है या चूंकि एक पॉलिटिकल चीज़ है, ठीक है, एक पार्टी का मौक़िफ़ है, पर उस मौक़िफ़ का ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जिस सूबे में ऑफ कोर्स KP में जो हुकूमत है PTI की, और ना सिर्फ इन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसकी वो मुखालफत करते हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक फॉरेन पॉलिसी क्योंकि सब्जेक्ट विफाकी गवर्नमेंट का है, उसके हवाले से भी उनके इख्तलाफात हैं। अभी भी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको हिदायत है जो इमरान खान की तरफ से कि जी आप अफगानिस्तान जाएं। अब उनको जो वफाकी गवर्नमेंट है वो इजाज़त नहीं दे रही कि ये आपका मैंडेट नहीं है कि जो सिक्योरिटी के, या अगर आपको गवर्नमेंट इजाज़त देती है, आपको मैंडेट दे के भेजती है, फिर तो आप जाएं, लेकिन आपको इख्तियार नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी के जो इशूज़ हैं वो पाकिस्तान के बिहाफ पे एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों फेडरल सब्जेक्ट है। नहीं, फेडरल सब्जेक्ट सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर आप बात करें एक्सटर्नल, लेकिन एक्सटर्नल जो उसके अंदर एलिमेंट है, आप जहां तक, क्योंकि अफगानिस्तान की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब सिक्योरिटी की जहां तक बात करें तो उसमें ऑब्वियसली KP के अंदर ये वाकयात हो रहे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी नेचुरली जो सूबाई हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ौज इतने अरसे से वहाँ पर मौजूद है, तो लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वहाँ पर जो मौजूद गवर्नमेंट है उसका नुक्ता नज़र ही अलग है, वो उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे हैं, तो उससे यकीनी तौर पर ये जो दहशतगर्द हैं ये एम्बोल्डन होते हैं। और ये भी खबरें आती रही हैं, मेरे ख्याल में तस्दीक इसकी तो नहीं, लेकिन मार्केट में ये खबरें हैं कि शायद बहुत से लोग जो वफाकी सूबाई हुकूमत में बैठे हैं ये अपनी जानें बचाने के लिए शायद ये दहशतगर्दों को भत्ते भी देते हैं और उनसे डर और खौफ की वजह से उनके खिलाफ ऑपरेशन की बात नहीं करते। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब है आप इन दहशतगर्दों के आगे जो रियासत की रेट है उसको सरेंडर तो नहीं कर सकते ना। एक तो फैक्टर है ना कि जो आबादी वहाँ पे रह रही है, और वो हमारे बहुत सारे जानने वाले कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, और जो ये बताते हैं कि KP में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शाम के बाद जो मूवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की उस तरीके से नहीं है, इंटरनल जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी नहीं है, जिसके बाद उन एरियाज़ के अंदर तालिबान का ये जो है इनका एक जो कलादम तहरीके तालिबान है, इनके जो दहशतगर्द है उनका एक वहाँ पे एक कंट्रोल होता है। ये एक फैक्ट है, तो इसको डिनाई करना, क्योंकि वो उन हालात के अंदर रह रहे वो अपनी जगह, बट जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात होती है, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे ये कलादम तहरीके तालिबान कर रही हो, तो फिर इंडिया का उसमें एक जो रोल है और नाम है वो हमेशा आता है। अब तो हम इसे बाकायदा तौर पर ये हमारा एक नैरेटिव बन गया, इंडियन प्रॉक्सी कहते हैं, नैरेटिव इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, और उसमें बाकी भी इसके हवाले से एविडेंस मौजूद है। और इसके हवाले से ही एक और जो डेवलपमेंट हुई है, जो सोर्सेज से खबर आई है कि 17 अगस्त को जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसने हरीश कुमार, जो ज़ाहिर है कि बज़ाहिर वो डिप्लोमेट होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रॉ के एक ऑफिसर थे जो काबुल में तैनात थे, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अफगानिस्तान से निकाला गया है। अब उनके खिलाफ चार्जशीट क्या है कि ये जो
हरीश कुमार थे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। एक तो ये इन्होंने दोहा में कोई मुलाकात की, जो एंटी तालिबान एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस हैं, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की कोशिश की। फिर जब वो वापस काबुल आए तो बताया कि मकामी होटल में किसी जो ये टीटीपी के लोग हैं इनसे भी इन्होंने मुलाकात की, इस जो रॉ का मुय्यन तौर पर जो ऑफिसर बताया जा रहा है, और वहाँ पर फिर रेड किया बाकायदा तौर पर जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी अफगान तालिबान की, और लोगों को गिरफ्तार भी किया, और उसके बाद फौरी तौर पर समन किया गया जो भी वहाँ पर इंचार्ज हैं इंडिया के जो डिप्लोमेटिक जो मिशन है उसको देख रहे हैं, और इनको फौरी तौर पर वहाँ से निकाला गया। अब इसके हवाले से इंडिया भी खामोश है और अफगान तालिबान की हुकूमत ने भी पब्लिकली कुछ कहा नहीं है, लेकिन तमाम डिटेल्स इस वक्त मीडिया में अवेलेबल हैं, जिससे अगेन ये जाहिर होता है कि किस तरीके से इंडिया की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा इससे रिलेटेड शहबाज एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि ये कंसर्न जो है कि अफगानिस्तान आज भी दहशतगर्दों की आमाजगाह है, ये सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है बल्कि बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनका भी है। तो एक रोज़ पहले दुशंबे में एक तो SCO का एक इजलास हुआ जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुई, फिर एक क्वाड्रिलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया, इनके जो स्पेशल एनवॉयज हैं ऑन अफगानिस्तान, इनकी वहाँ पर मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर बताया गया है कि अगेन जो अफगानिस्तान में से जो दहशतगर्दी कि आज भी जो थ्रेट है वो है, और ये एक बड़ी कंसर्न वाली बात है। तो उसमें बात की गई है कि अफगानिस्तान के साथ एक मीनिंगफुल जो इंगेजमेंट है इस इशू के ऊपर करना बहुत जरूरी है। तो एक रीजन में भी एक फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई लेवरेज है ना डिप्लोमेटिकली वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, वो चाइना की गवर्नमेंट की है, और अगर चाइना सपोर्ट कर रहा है इन द सेंस कि डिप्लोमेटिकली भी उनको सपोर्ट मिली है, उनको एक्सेस मिली है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को जो वहाँ पे बुरी हुकूमत है। उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अफगान गवर्नमेंट के साथ बिजनेस भी कर रही है, तो जो कि पाकिस्तान भी कर रहा है अफगानिस्तान के साथ एक बिजनेस। बट ये लेवरेज इसके होने के बावजूद अगर इन ममालिक के कंसर्न अपनी जगह पे आज भी खड़े हैं, चाइना का भी एक सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान का भी है, रशिया का अपना कंसर्न है इस खत्ते के अंदर, तो अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर अब बुरी हुकूमत अफगानिस्तान की जो है वो कुछ नहीं कर पा रही इफेक्टिवली, तो क्या इसकी वजह यह है कि एरियाज जो है वहाँ पे वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका लूज कंट्रोल है, या एक और भी वहाँ पे फैक्टर है कि जो विद इन अफगान गवर्नमेंट उसके फैक्शंस हैं? तो ऐसा तो नहीं कि एक फैक्शन जो है वो बिल्कुल सिंसियर हो हुकूमत पाकिस्तान के साथ और बाकी रीजनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ दूसरा जो फैक्शन है वो किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और जो आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर है कि खुद ये जो अफगान तालिबान है इनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह की ऑब्वियसली ये गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ पहले लड़ते रहे हैं, और TTP की बात करें, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की बात करें, तो ये उनके साथ मिलकर अमरीकियों के लड़ते रहे हैं। तो इसके हवाले से बिल्कुल डिवीजन है। एक ग्रुप विद इन दी अफगान तालिबान जो इनको अपना भाई भी समझता है, कज़न भी समझता है, इनको अपना वो मेहमान समझते हैं, और वो इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के खिलाफ है। दूसरा जो मॉडरेट फैक्शन है उनका ये ख्याल है कि ठीक है वो एक और टाइम था जब अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज यहाँ पर मौजूद थे, अब क्योंकि हम हुकूमत में हैं, जिम्मेदारियाँ बदल गई हैं, तो ये वाली पॉलिसी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है कि अगर हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं हमसे अगर इस तरीके से मुतमईन नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए जो हमारे इकनॉमिक और बाकी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो इश्यूज हैं, और इसी वजह से ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो हल अभी तक नहीं हो रहा। चीन की आपने ज़रूर बात की थी, चीन की ही के मशवरे के ऊपर पाकिस्तान ने अमल करते हुए जो अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अपग्रेड किए थे, उनके साथ इंगेजमेंट की थी, अभी भी इंगेजमेंट जारी है, क्योंकि चीन का यही ख्याल था कि जो भी मसाइल हैं अगर इनके साथ हम बातचीत जारी रखेंगे तो शायद उसकी आउटकम बेहतर आए। लेकिन जाहिर है कि इस बातचीत का भी कोई एक अल्टीमेट कोई रेड लाइन होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि बातचीत आपकी चलती रहे लेकिन दूसरी तरफ बड़े दहशतगर्दी के इस तरीके से वाक़यात अगर होते रहेंगे तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए इस पॉलिसी पर अमल करना इतना मुमकिन नहीं होगा। तो इसी वजह से एक दफ़ा फिर आज ये पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर अफगान तालिबान को ये पैगाम दिया है कि आप इंतखाब करें कि आप ख्वारिज के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ हैं। अब देखते हैं कि अफगान तालिबान इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। यहाँ पर बहरहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 2024-25 का माली साल है उसके हवाले से तफसीलात जारी की हैं कि इस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान कितना मकरूज़ है, और जो नंबर सामने आया है वो कोई ऑलमोस्ट 80,000 अरब रुपए से
तजावुज़ कर गया है जितना हमने कर्जा ले रखा है या जितना हमारे ऊपर कर्ज है, तो ये जो नंबर आया है, इज इट सरप्राइजिंग या गिवन जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इन लाइन विद जो असेसमेंट और प्रोजेक्शन है? कामरान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो एनुअल इसका बुलेटिन है डेट का वो जारी किया है इस हफ्ते। थोड़ा सा तखीर से जारी हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी आ जाएगा, बट इसमें डिले था, कुछ नंबर्स की रिकन्सिलिएशंस के इश्यूज थे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स के क्या नंबर्स हैं और कैसी कारकर्दगी है, ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सामने रखना ज़रूरी है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल से एक आप नैरेटिव देखें फेडरल गवर्नमेंट, वजारत ख़जाना का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, कि पाकिस्तान की जो फिस्कल पोजीशन है वो सस्टेनेबल होती जा रही है। अब मामला जो हैं वो इतने अबतर नहीं है जितने पहले थे, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, टैक्स कलेक्शन में भी बेहतरी आ रही है। लेकिन अगर आप अदाद-ओ-शुमार की बात करें, ओवरऑल अखराजात की बात करें, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में जिस तरीके से नए टैक्सेस लगाए गए जो 2 साल में 2 बजट से इस हुकूमत ने दिए, उसका जो बोझ आवाम के ऊपर पड़ा, अगर उसको सामने रखा जाए तो कर्जों में इतना जो इजाफा था वो नहीं होना चाहिए था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का फिस्कल सस्टेनेबिलिटी का क्लेम है, और मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है रिलेटिव टर्म्स में। अगर आप 2 साल 3 साल पहले की सूरत हाल देखेंगे तो जब हमारे दिवालिया होने की बात हो रही थी तो बहुत ही एक तशवीशनाक एक फेज थी, वो ख़त्म हो चुकी है। रिलेटिव टर्म्स में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, इससे पहले कि आप नंबर शेयर करें, मैं लोगों को दिल को तसल्ली देने के लिए, इस वक्त अमेरिका हमारे से ज़्यादा शायद मकरूज है। कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहाँ पे चल रहा है, कोई $36 ट्रिलियन का वहाँ पर वो उन पे कर्जा चढ़ा हुआ है। तो और उनकी इकोनॉमी के बराबर है। नहीं, देखिए उसमें एक फ़र्क है पाकिस्तान और अमेरिका में। नहीं, बट इट्स अ सीरियस इशू है वहाँ पे। नहीं, उसमें एक और वजह होती है ना। देखें, कर्ज जो है, अगर तो आप कर्ज को अफोर्ड कर सकें, अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं, आपके बैंक में पैसे पड़े होंगे, तो मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं कर्ज लेके बैंक से गाड़ी ले लूँगा, तो आपको शायद मसला ना हो। मैं साइकिल पे जाता हूँ और साइकिल पे मैं जाता हूँ और मुझे कहूँ कि मैंने कामरान की तरह मर्सिडीज लेनी है, तो फिर मैं कर्ज लूंगा, तो वो सस्टेनेबल है। दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। अमेरिका डॉलर में कर्ज लेके डॉलर में खर्च करता है, हम लेकिन बट अमेरिका में भी अब इशू वही आ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। बट हमारा मसला ये है कि अब रुपए की जब बात है, रुपए के ऊपर जितना पाकिस्तान का कर्जा है, 2/3 से ज्यादा कर्जा रुपए के ऊपर, उस पर इतना शोर नहीं पड़ता। ट्रिलियंस ऑफ रुपीज फेडरल गवर्नमेंट बोरो कर रही होती है, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद स्टेट बैंक की ऑक्शन हो रही होती है। मसला कहाँ होता है? जहां पे आपको गैर मुल्की करेंसी चाहिए होती है। हमारा मसला गैर मुल्की करेंसी, हम डॉलर नहीं छाप सकते, हम RMB चाइनीज करेंसी नहीं छाप सकते, हम जापानीज येन नहीं छाप सकते। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम ये तो कर सकते हैं। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं। $36 ट्रिलियन, तो ये हमारा जो 80,000 अरब रुपए है, ये कितना बनता है? $200-250 अरब डॉलर बनता है। अगर हम रिक्वेस्ट करके हमारा भी बीच में शामिल कर लें, आज का ताल्लुकात हो जाए हमारी जो है। बल्कि मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, उनको जलाने के लिए ये कह देना चाहिए कि पाकिस्तान को मैं $50 अरब दे रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे मसले सारे भी खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, अगर नंबर्स की थोड़ी सी बात कर लें, फिस्कल पोजीशन जो भी हो, जितनी भी टैक्स महसूलात में इजाफा हो रहा हो, जो हकाइक इस वक्त जो सरकारी हकाइक है वो ये बता रहे हैं कि पिछला माली साल जो ख़त्म हुआ है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत के ज़िम्मे जो कर्ज है उसमें 13% एक साल में इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर 25.5 अरब रुपया जो गवर्नमेंट है उसने कर्जों में शामिल किया है। जो मजमूई कर्जा है पब्लिक सेक्टर का सिर्फ, जिसमें प्राइवेट शामिल नहीं है, जिसकी इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, जो एक्सटर्नल वाला कंपोनेंट होता है, वो 80,500 अरब रुपया है। पहले ये कहा जाता था कि चले एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये कर्जा ऊपर जाता ही है, इकोनॉमी के हजम के मुकाबले में देखा जाए, जिसकी तरफ कामरान भी इशारा कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के हजम के मुकाबले में तो कर्ज कम हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में कर्ज में इजाफा हुआ है, वहीं पे अगर GDP के हिसाब से आप देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखें, तो उसमें भी तकरीबन 2.4% का GDP कर्ज में इजाफा हुआ है। तो रुपए में भी ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और GDP के साइज के टर्म्स में भी इजाफा हुआ। इसका नुकसान क्या हुआ कि एक जो पार्लियामेंट का कानून है जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने हर साल अपने कर्जों में एज % ऑफ द GDP उसमें कमी लानी है, बजाय कमी के आने के इसमें इजाफा हुआ है, और मजमूई जो कर्जा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हजम के 70% से भी ज्यादा चला गया है, जो कि जो हुकूमत के अपने अहदाफ हैं ये 55.5% के आसपास से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इट्स अ रिस्की सिचुएशन। इसका नुकसान ये होता है कि जब कर्जा ज्यादा होता है तो कर्ज के ऊपर
सूद की अदायगी के लिए फिर आपको एक अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। इसमें जो डोमेस्टिक डेट है उसमें भी अच्छा खासा इस साल इजाफा हुआ है, कोई 15% के हिसाब से एक्सटर्नल डेट में भी इजाफा हुआ। इसके बावजूद कि जो फॉरेन करेंसी थी, रुपया था, वो बाय एंड लार्ज उसमें इस्तेहकाम रहा है, उसमें तकरीबन 2% उसकी रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है पिछले माली साल में। बट डेट जो है 80,500 अरब रुपये, और टोटल कर्ज देख लिया जाए जो पाकिस्तान के ज़िम्मे है इस वक्त, वो 80,500 अरब तो हमारे फेडरल गवर्नमेंट का है, वो 94,000 अरब रुपया है जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी उसके हजम के ये रफली कोई बराबर बनता है 82% के। तो कामरान नंबर्स काफ़ी ये अलार्मिंग है, अच्छे नंबर्स नहीं है जितनी भी ये फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कर ले। उस सूरत में है कि अब हालांकि जो इनिशली जो ज़ाहिर है कि जो प्रोजेक्शंस थी कि शायद जो इंटरेस्ट रेट हैं वो ऊपर ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि महंगाई की शरह में अनएक्सपेक्टेड कमी हुई और उसकी वजह से फिर फ़र्क पड़ा, और अगर ये इंटरेस्ट रेट जो हैं वो उसी तरीके से रहते जो पहले थे तो शायद ये नंबर उससे भी कहीं ज़्यादा होता। फिर देखिए इंटरेस्ट रेट अगर वही रहते तो नंबर बहुत ख़तरनाक होता, और ज़्यादा ख़तरनाक होता। अगर आपका रुपया जो IMF की फोरकास्ट थी और जो इनके स्टेट बैंक की फोरकास्ट थी कि 300 रुपया से भी ज़्यादा का डॉलर हो जाएगा, अगर वो भी होता तो सूरत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती। यही वजह है कि जो डेट आपके बात करते हैं ना कि कर्ज वापस करना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। जापान का आप एग्जांपल दी जाती है, अमेरिका की आपने एग्जांपल दी है, वो ममालिक जो है उनके पास डेट बेयरिंग कैपेसिटी उनकी बेहतर होती है। हमारा इस वक्त जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं या कर्ज लेके बनाए गए हैं या लोकल मार्केट से डॉलर खरीद के बनाए गए, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था पहले 2 माह में सिर्फ 0.7% भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ। 5 अरब डॉलर 2 माह में एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। तमाम अहदाफ इनके जो हासिल नहीं हो रहे। ये वजह आप देखें ना कि डोमेस्टिक डेट जो था, जो अंदरूनी कर्जा हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें 15.5% इजाफा हुआ, वो 54,500 अरब पे चला गया। एक्सचेंज रेट स्टेबल था, इसके बावजूद जो एक्सटर्नल डेट था वो 21,800 अरब से बढ़ के 23,400 अरब रुपए पे चला गया। अगर सिर्फ आप डॉलर टर्म्स में गैर मुल्की कर्जा देख लें, इसमें तो लोकल भी शामिल है, वो 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये अभी भी कंपेयर्ड टू द जो फोरकास्ट थी, प्रोजेक्शंस थी इकोनॉमिस्ट की इंडिपेंडेंट और IMF उसके मुकाबले में कम है। क्यों कम है? क्योंकि मरकजी बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोकल मार्केट से तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो ख़रीदा है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद हमें उस तरीके से फॉरेन लोन्स नहीं मिल रहे जो हुकूमत पाकिस्तान को जरूरत है। उन्होंने, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची सेंट्रल बैंक के पास, वो मार्केट में गए, मार्केट से जाके डॉलर खरीदे। अब डॉलर खरीद के अपने रिजर्व तो बेहतर कर लिया रिलेटिव टर्म्स में। उसका नुकसान क्या हुआ? रुपया जो आज 281 पे ट्रेड कर रहा है, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर ना खरीदती तो जो मुख्तलिफ लोग हैं जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, अशफाक तोला साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उनका ये ख्याल है कि ये 255-260 रुपए का एक डॉलर होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो फिर आपकी इकॉनमी को ओवरऑल जो जाके वो इम्पैक्ट कर रही होती हैं। चलें, तो मेरे ख्याल में लेट्स सी, क्योंकि ये कर्ज मामला है, ये सियासी इशू भी रहा है। जब भी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो बहुत ज़्यादा ताने देती हैं, और जब हुकूमतों में आती हैं तो फिर वही उसकी जस्टिफिकेशन भी ढूंढना शुरू कर देती हैं। कर्जा लेना, जैसे शहबाज ने भी कहा, पूरी दुनिया में कोई बुरी बात नहीं होती। कर्जा नंबर 1 अगर प्रोडक्टिव काम के लिए लिया गया हो, नंबर 2 अगर वो कर्ज वापस करने की आप में सलाहियत मौजूद हो। इस वक्त खुद शहबाज ने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रही हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उतने नहीं है कि हम इन कर्ज़ों का जो बोझ है वो बर्दाश्त कर सकें। तो इसका कोई हल हमें निकालना होगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कर्ज़ों से मुताल्लिक़ ही बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ कर्ज़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान मज़ीद भी कर्ज़े लेना चाहता है। कहाँ से हम कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं इस मरतबा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको नंबर बताया कि इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान के कर्ज़ों की क्या सूरत हाल है, और अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं कि गवर्नमेंट जो मज़ीद कर्ज़े लेना चाहती है, तो एक तरफ कर्ज़े बढ़ भी रहे हैं, और आखिर ये कर्ज़े लेना क्यों ज़रूरी है और कौन सी मार्केट जो है हम वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कर्ज़ों के लिए। कामरान, पिछले दिनों में आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ज़ाना इनकी तरफ से, हमारे जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब उनकी तरफ से अपने कॉन्ग्रेचुलेटरी पैगामात आपने देखे होंगे उनकी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुई कि जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, वो रेटिंग जो कि बेसिकली 3 इंटरनेशनल जो मेजर एजेंसीज़ हैं वो किसी भी सॉवरन मुल्क को वो देती हैं कि अगर कोई सरमायाकार, कोई लेंडर उस मुल्क को कर्जा देता है तो उस मुल्क की जो क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है,
क्या वो कर्ज ले भी सकता है, ले सकता है तो किस रेट के ऊपर ले सकता है। तो ये जो रेटिंग्स होती हैं ये डिटरमिन करती हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इन तीनों एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो रेटिंग थी उसमें इंप्रूवमेंट लाई थी, और मैंने उस वक्त भी ये खबर की थी कि बिल्कुल इंप्रूवमेंट है। हम साउथ की तरफ जाने के बजाय नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम वहां तक उस चोटी तक नहीं पहुंचे जहां पे जाके हम ये कह सके कि हाँ अब हमारी रेटिंग बेहतर हो गई है, अब हम आलमी मार्केट में जाके बगैर किसी की मदद से कर्ज ले सकते हैं। तो अब हुकूमत पांडा बॉन्ड, जो बेसिकली एक चाइनीज डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें पांडा बॉन्ड फ्लोट करना चाह रही है। इनका इनिशियल तखमीना तो कोई $25 करोड़ का है कर्ज लेने का, और ये $1 करोड़ तक का पांडा बॉन्ड के जरिए कर्ज लेना चाह रही है। अब मसला यहाँ पे ये पैदा हो कि चाइना की जो ये डेट मार्केट है ये हाईली रेगुलेटेड है, और इसकी जो रेगुलेशन है बड़ी स्ट्रिंजेंट है, बड़ी सख्त है। तो जब पाकिस्तान ने वहाँ पे बॉन्ड फ्लोट करने का फैसला किया तो पता ये चला कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान एज अ सॉवरन नेशन, एज अ सॉवरन, अब सॉवरन का मतलब आप समझ सकते हैं, जाके खुद वहाँ पे अपना बॉन्ड फ्लोट कर सके। तो इनको अब मदद लेनी पड़ गई है एशियाई तरक्याती बैंक की और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। ये दोनों बैंक्स जो हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे जो लेंडर होगा, जो प्राइवेट लेंडर्स होंगे, उनको गारंटी देगी, ये दोनों जो बैंक्स हैं, कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना कर्जा वापस ना कर सकी तो हुकूमत की जगह पे हम आपको कर्ज वापस करेंगे। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। मतलब मेरे लिए खुद जब मैं ये खबर कर रहा था, इसको सोच रहा था कि मैं एज अ सॉवरन अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम खुद जाके $25 करोड़ का कर्जा चाइना की डेट मार्केट से रेज कर सके, और हमें दो बैंकों को अप्रोच करना। अब ये जो दो बैंक्स को अप्रोच कर रहे हैं, इसमें अगर हम सिर्फ ये बता दें ये बैंक्स आपसे क्या लेंगे। अमूमी तौर पर ये चाइनीज बॉन्ड के अंदर जो कर्ज लिया जाता है इसका जो रेट होता है कम होता है, और जो हुकूमत पाकिस्तान को इनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन्होंने एस्टिमेट दिया कि 4% डॉलर टर्म्स में या उस करेंसी में हुकूमत उस पर सूद अदा करेगी। बट चूंकि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, अब हमें ADB की और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की छतरी की जरूरत है, तो उस छतरी की फिर कीमत होती है जो हम सूद देंगे लैंडर्स को। उसके अलावा इन दोनों बैंकों को छतरी फराहम करने के बदले में पाकिस्तान को भी सूद देना पड़ेगा। उसमें एनुअल उनको गारंटी फी पाकिस्तान देगा, फिर एक उनको कमिटमेंट फी देगा पाकिस्तान, फिर अपफ्रंट फी देगा। तो 1.2% एक बैंक को और तकरीबन 80 बेसिस पॉइंट, ये 0.8% दूसरी बैंक को। तो मजमूई तौर पर 2% जो है हुकूमत पाकिस्तान सूद या फीस कह लें, उसको सूद कह लें, बैंकों को देगी गारंटी फराहम करने के लिए। तो कामन ये जो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है हुकूमत का काम है वो पॉजिटिव पिक्चर दिखाती है, नैरेटिव उसका बिल्ड करना उसका काम होता है। जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो फिर जो है वो हमें बतानी पड़ती है। और इसके अंदर एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट, जो पैसा रेज होगा ये कहाँ इस्तेमाल होगा। मैं यही सवाल करने लगा था कि क्यों हमें पैसा चाहिए। देखिए इसके अंदर जो पैसा रेज होगा ये आम कर्जे की तरह ये कर्जा नहीं होगा, ये ग्रीन जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल करेगी। ये कमिटेड होगा अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, उसके लिए फिर एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। अब ये किन मंसूबों के लिए पैसा रेज होगा, उसमें एक तो प्रोजेक्ट होगा, आपको पता है कि बड़ा एक मसला है कि किस सूबे का पानी का कितना हिस्सा है, तो इसके लिए एक टेलीमेट्री सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल करना था, वो नहीं कर सके। तो अब इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन लेंगे उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम फॉर रियल टाइम डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एट 27 मकामात के ऊपर इंडस जो दरिया है, दरिया रिवर इंडस बेसन सिस्टम जो ऊपर उसके ऊपर ये लगाएंगे। तकरीबन $77 मिलियन कर्ज इसमें इस्तेमाल होगा $250 मिलियन से। फिर एक जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वफाकी हुकूमत तामीर करना चाह रही है, बहुत बड़ा मनसूबा है, 213 अरब रुपए का। इसके हवाले से हमने खबर भी की थी कि चूंकि हुकूमत के पास पैसा नहीं है, PSDP में भी गुंजाइश नहीं है, तो फिर हुकूमत ने एक प्रपोजल दिया IMF को कि हम इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर एक नया म्यूनसिपल टैक्स लगाना चाहते हैं, ये जो है हस्पताल बनाने के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो उसके ऊपर अभी तक IMF ने इनको इजाज़त नहीं दी। बहरहाल ये जो ग्रीन बॉन्ड होगा, इसके पांडा बॉन्ड जो है, इसका जो शेयर होगा कुछ 76 अरब रुपए का, ये तकरीबन 22 अरब रुपया वहां से रेज करके इसकी जो इब्तदाई तौर पर कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ खर्चा जो छोटा मोटा होगा उसमें ये कोई 20 अरब रुपया कुछ मशीनरी से रिलेटेड होगा। फिर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसा इस्तेमाल होगा। फिर एक और जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा। तो ये चंद मनसूबे हैं जिनके अगेंस्ट ये पैसा इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां से कर्जा लिया और आपने गाड़ियां खरीद ली हैं, कुछ और कर लिया, इस पैसे की मॉनिटरिंग होगी। चलें, लेट्स सी ये कर्जा जब मिले तो सही मकसद के लिए इस्तेमाल। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मिडल ईस्ट का, खास करके इसराइल ने जो कतर के ऊपर हमले किए थे उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके हवाले से बात करेंगे। सो स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 15 सितंबर को दोहा में अरब इस्लामिक समिट हो रहा है और इसको बुलाने का जो मकसद है, जो 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा पर हमले किए थे, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करना और जो अरब और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं एक मुश्तरका जो इसके हवाले से लायामल अपनाएं, इस पर डिस्कशन होगी। दफ्तर खारजा ने आज ही इस बात की तस्दीक की है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस अरब इस्लामिक समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बयान करेंगे, क्योंकि अभी तक जो कतर के ऊपर हमले हुए हैं तमाम मुस्लिम दुनिया ने तो उसकी मजम्मत की ही है। जो इसराइल और जो मगरबी ममालिक हैं, यानी कि इसराइल के जो इवन इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने भी इसकी खुलकर मजम्मत की है और कतर ने तो यही कहा है कि इसका एक मौसर जवाब आना चाहिए। सवाल सबसे अहम यही है कि जब ये अरब इस्लामिक समिट होगा, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड OIC के प्लेटफॉर्म हो या अरब कंट्रीज़ हों इतना अच्छा नहीं है कि हम ज़बानी जमा खर्च और ज़बानी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स ले नहीं सकते। और सबसे आम सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकली कोई ऐसे ऑप्शंस मौजूद भी हैं मुस्लिम दुनिया के पास, अरब कंट्रीज़ के पास, कि वो इसराइल को जो वो कर रहा है उसका जवाब दे सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसमें अब शिरकत कर रहा है। बट की क्वेश्चन यही है कि क्या अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम दुनिया है, क्योंकि जो इन मुल्कों के अवाम हैं उनकी जो तवक्कुआत रही हैं इन फोरम से वो अभी तक पूरी नहीं हो और उनका यही ख्याल है कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले पाते। जब तक मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम नेशंस जो हैं, कंट्रीज हैं, डिवाइडेड हैं, तब तक इसराइल जैसी छोटी सी रियासत, उसको चाहे अमेरिका की सपोर्ट हो, वो इस तरह के इकदाम करती रहेगी, गैर कानूनी, गैर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी वायलेशन के अंदर। और बुनियादी वजह अरब ममालिक के आपस की नाइत्तेफाकी है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC उसने कुछ नहीं किया, मजम्मती करारदाद की कौन परवाह करता है। इसराइल जैसा मुल्क जो बच्चों का कत्ले आम कर रहा है, जो बिल्डिंग्स को मिसाइल मार के उड़ा रहा है और कहीं से कोई कंडेमिनेशन नहीं आ रही, कोई एक्शन नहीं, कोई उसका हाथ नहीं रोक रहा, बल्कि अमेरिका उसको असला फराहम कर रहा है। वहाँ पे इसराइल के तैयारे जो हैं उसने जो अटैक किया कतर के, वो इस्लामिक ममालिक की हदूद से होते हुए वो कतर में पहुंचते हैं और अटैक करते हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं। और फिर आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक वो फोर्स बनी थी, क्या नाम है उसका था, जिसको जनरल राहिल शरीफ साहब, कोalition बना था मुस्लिम कंट्रीज, 40 ममालिक की फौज। कल दफ्तर खारजा से इस बारे में सवाल भी हुआ कि उस कोalition का क्या स्टेटस है, तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सवाल इंटरेस्टिंग है, तो वो चेक करेंगे कि उसका अभी तक क्या स्टेटस है। और मकसद उसका जनरल राहिल शरीफ साहब क्या वहीं पे हैं या वापस? इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसका क्या स्टेटस है। प्राइमरीली तो उस वक्त कहा जाता था कि शायद यमन में जो भी उसके लिए बनाई गई थी, लेकिन जो तासुर यही दिया गया था कि ओवरऑल जो मुस्लिम दुनिया के इशूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किया गया। बट मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा फर्दर कोई पेशरफ्त हुई है। अभी उसका क्या स्टेटस है वी डोंट नो। लेकिन दूसरी चीज़ इसके साथ ही चलें, बातों की हद तक से ही, करारदादों की हद तक से ही UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक वो रेजोल्यूशन है जिसमें इसराइल का नाम तो नहीं लिया गया, बट फिर भी एक मजम्मत आ गई, बड़ी हिम्मत की अमेरिका ने। एक और जो डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, जो यूनाइटेड नेशन की कोई रेजोल्यूशन के हवाले से, उसके ऊपर क्या डिटेल्स है क्या और उसका इम्पैक्ट क्या है? क्या इसराइल को वो कंपेल करेगा टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ? देखिए, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशन हुई है उसके बाद जो मुतफ़िका तौर पर स्टेटमेंट सामने आया है और उसमें तमाम जो 15 ममालिक हैं, 5 नॉन परमानेंट और 10 जो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने उस पर साइन किए हैं और मजम्मत ऑफ कोर्स उसमें मजम्मत की गई है। और ये मेरे ख्याल में लिविंग मेमोरी में बहुत रेयर है कि जब इसराइल के खिलाफ वो करारदाद आई हो और अमेरिका ने उसे वीटो ना किया हो, तो उन्होंने वीटो नहीं किया। दैट इज़ ऑफ कोर्स अ मेजर चेंज। उसमें जो दूसरी आप बात करें वो UN जनरल असम्बली में करारदाद आई है और वो करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस उनकी ये जॉइंट ये ड्राफ्ट था वो आया है और उसको ओवरवेलमिंगली 142 कंट्रीज़ ने उसके हक में वोट दिया। और उसका जो सबसे बुनियादी मतन है कि मिडल ईस्ट का जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है और उसके बगैर, इसका मतलब ये इसराइल और फ़लस्तीन दो आज़ाद रियासतें हों और जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। इसमें इंटरेस्टिंगली फ्रांस की जो मौजूदगी है दैट ऑल्सो शोज़ के अब जो इसराइल के अपने इत्तेहादी हैं वो जो कुछ इसराइल कर रहा है वो उससे फिर पीछे हट रहे हैं। अब इस पर फौरी जो जवाब इसराइल की तरफ से आया है उन्होंने तो कहा है कि नहीं जी, इस तरह का कोई चांस नहीं है
फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत का तो आप फ़िलहाल भूल जाएं, कोई इस तरह का इम्कान नहीं है। इनफैक्ट जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी दीदा दलेरी देखें या उनकी बेशर्मी देखें कि जब मगरबी ममालिक ने भी उनके ऊपर तनकीद की है तो उन्होंने कहा है कि ये इन ममालिक को शर्म आनी चाहिए। वो इवन कि अमेरिका भी उसमें शामिल है, उनको कह रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट किया यूएन जनरल असेंबली में। हाँ, यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया। 10 कंट्रीज थे, 10 कुछ ने अब्सटेन किया, कुछ ने अब्सटेन किया है। बट इंपॉर्टेंटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ है, ये ओवरऑल मजम्मत की गई है जो कतर पर हमले हुए हैं। तो उस पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम तो अपने दिफा में और जो दिफा में बच्चों को मारना, खवातीन को मारना और बिल्डिंगें गिराना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे अहम सवाल जो होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना अपने मरे सिवा जन्नत नहीं मिलती, तो ये अरब कंट्रीज को भी और मुस्लिम दुनिया को भी कुछ सीरियसली स्टेप्स लेना होंगे सम टाइम। बट हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं ना। यूएन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन आ जाती है 2/3 उसमें जो मेंबर्स उस पर वोट कर देते हैं, तो गालिबा उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर यूएन चाहे और यूएन सिस्टम के तहत वो जो रेजोल्यूशन है क्या वो फोर्स की जा सकती है इंटरनेशनल। यूएन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग वहाँ पे होती है। बट यूएन जनरल असेंबली में एक ओवरऑल जो विल ऑफ द पीपल है, मतलब मेजॉरिटी जो पूरी दुनिया है वो क्या चाहती है, और इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड है। 10 ममालिक ने मुखालफत की। पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब थे उन्होंने बड़ा करारा और ज़बरदस्त उनको जवाब दिया था कि इसराइल को देखना चाहिए कि आज उनके जो अपने इत्तेहादी हैं, इस रूम में बैठे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, कि उसका वो साथ नहीं दे रहे। तो देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी सारों के साथ लड़ाई है और आप कहें जी मैं तो ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं। तो बहरहाल एक सीरियस आई थिंक सिचुएशन है। और क्योंकि अब पहले मामला ये था कि होता यही है कि इसराइल कब से गजा, यमन, फिर सीरिया, फिर इराक, फिर ईरान पे भी उन्होंने हमले किए, तो शायद बाकी मुल्कों का ये ख्याल था जो लोग अमेरिका के करीब थे कि हमारी तो बचत हो जाएगी, इसराइल हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जो कतर पर हमले किए हैं उससे मेरे ख्याल में तमाम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अंडर थ्रेट हैं। और वो क्यों अंडर थ्रेट हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो पूरे गल्फ में जो फ़लस्तीन के लोग हैं रेफ्यूजीज़ के तौर पर भी, अदरवाइज़ भी सारे हर जगह रहते हैं। और क्योंकि ये जो हमला किया भी था इसराइल ने, ये जवाब पेश किया था कि ये जो हमास की क़यादत को हमने टारगेट किया है। कल किसी भी अरब मुल्क में वो किसी फ़लस्तीनी को निशाना बना के ये कह देंगे कि ये तो हमास से इसका ताल्लुक था इसलिए हमने निशाना बनाया। तो इसलिए आई थिंक ये जो अरब इस्लामिक समिट होने वाला है इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर तो कोई प्रैक्टिकल स्टेप ना लिया, यानी कि सिर्फ ज़बानी मजम्मत से आगे ना बढ़े, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसराइल जो है वो रुकने नहीं वाला। कुछ ना कुछ तो हर सूरत में मुस्लिम दुनिया को और ख़ास करके जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्हें स्टेप हर सूरत में लेने होंगे ताकि इसराइल को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।